क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। ये कैसी बात कर रही हो बहू? शादी हुई तुम्हारी इससे, और शादी के बाद तुम्हें कैसे मना कर सकती हो? माँ जी प्लीज हम पे रहम कीजिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए माँ जी। बेटा, ये हर एक औरत का धर्म होता है। हम कोई धर्म नहीं मानते, हमें ये सब नहीं करना, हमें जाने दीजिए माँ जी यहाँ से, हमें जाने दीजिए। इस तरह कोई अपना घर परिवार छोड़ के जाता है क्या? हमें अब कोई घर परिवार नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। नमस्कार, मैं अमित पचौरी, क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज ले चलता हूं आपको अपने साथ कानपुर शहर, जहां एक ऐसी दर्दनाक घटना घटित हुई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसकी बुनियाद प्रेम, विश्वास और समर्पण के गारे से बनती है। लेकिन यहां जो हो रहा था वो कई सवाल खड़े कर रहा था। आखिर कौन थी ये लड़की जो इस पल को जीने से मना कर रही, जिस पल के लिए औरत ताउम्र इंतजार करती है? आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? क्यों मना कर रही थी? दोस्तों, इस पल का फैसला तो पति और पत्नी के बीच में होता है ना। तो सास अपनी बहू को कौन सा वादा और फर्ज याद दिला रही? क्या इसके पीछे कोई जोर जबरदस्ती का मामला है, या पति पत्नी के बीच साधारण मनमुटाव की कहानी है, या फिर कोई ऐसा राज था जिसके ऊपर से पर्दा नहीं हटा था? ये कहानी आज से ठीक 1 महीने पहले की है, जब रानीगंज की रेनू अपने माँ बाप की मर्जी से कानपुर के लड़के अजय से शादी करके ससुराल पहुंची। उसकी आंखों में भी कई सपने थे। देखते हैं आगे क्या हुआ। रेनू बेटा, आज मैं तुम्हें सब कुछ सौंप देना चाहती हूँ। ये घर, उसकी जिम्मेदारियां और हमारा इकलौता बेटा। बस मेरे लिए एक छोटा सा वादा कर दो। माँ जी, जब आप लोगों ने हमें अपना ही लिया है, उसके बाद हमारा खुद का कुछ रहा नहीं। अब आप जो भी बोलेंगी हम वो सब कुछ करेंगे। बस मुझे मेरे पोते की शक्ल दिखा दो। पोता हो जाएगा तो मैं तेरे लिए नौकर चाकरों की लाइन लगा दूंगी बेटा। जी, बस आपकी बात पूरी हो जाए। पर माँ जी, घर में नौकर चाकर की क्या जरूरत है? हाँ नीता बोल। शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, नहीं बुलाया तुझे शादी में। मुझे जरूरत ही नहीं। और देख, तू अपने काम से काम रख, मेरे काम के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है तुझे। एक दिन तू ऐसे मुंह के बल गिरेगी कि तुझे उठाने लायक कोई नहीं रहेगा। अरे काकी, भैया भाभी का कमरा सजा दिया है। बेटा, तुम्हारी सुहागरात का समय हो गया। भगवान तुम दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद दे। वैसे शादी के बाद बहुत दिक्कत होने वाली है मुझे। क्यों? अब जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो, उसका मन राशन की दुकान में कैसे लग सकता है, वो भी सुबह से लेकर रात तक। हम आपके लिए सुबह शाम नाश्ता लेकर आ जाया करेंगे। अब हमने सिर्फ खाना खाने के लिए तुमसे शादी थोड़ी की है ना। सोच रहे हैं किसी को बुला लें, नहीं तो दिन भर तुमसे मिलने के लिए तरस जाएंगे। ये नीता कौन है जिससे माँ जी इतनी नाराज रहती है? अरे है कोई, लेकिन उसके चक्कर में हम अपनी सुहागरात क्यों खराब करें।
चाय नाश्ता खाना तो तुम बहुत बढ़िया बना लेती हो। तूने आते ही घर भी बहुत अच्छा संभाल लिया है। कौन होगा? हम जाके देखते हैं। ठीक है। तू यहाँ क्या करने आई है? यहाँ से जा रही थी, सोचा तेरी नई बहू से मिल लूं। आँख खोल करके देख ले, अब तू मेरा हक नहीं छीन सकती मुझसे। वैसे तुम्हारी नई बहू बहुत सुंदर है, लेकिन अपने बेटे की पहली शादी तो तूने बड़ी धूमधाम से की। इस बार बड़ी सादगी से निपटा दिया तूने। माँ जी, ये पहली शादी? रेनू, तू अंदर जा। हाँ, वो सही कह रही थी। इससे पहले हमारी एक शादी हो चुकी है और डाइवोर्स भी। लेकिन ये बात शादी से पहले क्यों नहीं बताया था? रेनू, वो तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं डर गया था कि पता चलने पर तुम और तुम्हारे घर वाले कहीं शादी से इनकार न कर दें। क्यों तलाक दिया था उसे? क्योंकि वो यही चाहती थी। लेकिन कोई औरत तुमसे तलाक क्यों लेना चाहेगी? शादी से पहले किसी और के साथ अफेयर था उसका। मैंने इसकी परवाह नहीं की, लेकिन शादी के बाद भी उसका उससे मिलना जारी रहा। जब मैंने उससे सवाल किया तो उसने मुझसे तलाक मांग लिया। प्लीज़ रेनू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बदनसीब थी औरत जो आपको छोड़ के चली गई। भला आपको कोई कैसे खो सकता है? वैसे अजय जी, वो नीता है कौन जो माँ जी से ऐसे बदतमीजी से बात कर सकती है? ओफो, एक सवाल से पेट नहीं भरा तुम्हारा? अच्छा ठीक है, आज के बाद हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे जब तक आप हमें कुछ खुद ही नहीं बताएंगे। बैठ जा बेटा, बैठ जा। देख बेटा, तुझे तो पता है मेरी और नीता की कितनी प्रबल दुश्मनी है। मैं उसके हर एक दाव का जवाब दे सकती हूँ, मगर इस मामले में तुझे मेरी सहायता करनी होगी। अरे बुआ, इन सब कामों में तो एक्सपर्ट हूँ मैं, मगर मामला है बहुत रिस्की। कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तू ना इस बात की फिक्र ना कर, मैं तेरा हर एक अच्छा बुरा संभाल लूंगी। बस तू मेरी ये मदद कर दे। अगर आपका साथ है ना तो मैं तो पहाड़ को भी खोद डालूं। तो फिर ये क्या चीज है? बेटा बस मेरा काम हो जाए, फिर इस घर में जो भी चीज़ तुझे पसंद आए ना मैं तुझे सौंप दूंगी। बुआ, अब तो आपका काम हो ही जाएगा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। उस लड़की ने खुद हमें घर पे बुलाया। अब उसके मामा ने देख लिया, हमें ही फंसा दिया केस में। अब इसी वजह से मैं अजय भाई की शादी में भी नहीं आ पाया, वरना आप तो हमें दूर से ही पहचान लेते। वैसे भौजी, एक बात तो ताल ठोक के बोलता हूं, अब दिखने में जितना कमाल की है ना, खाना तो उससे भी ललौट टप बनाती है। कसम खा के बोल रहा हूं। अब इतना खा कर आए, फिर भी देखी ना कैसे 7 रोटियां इतना चावल चाट गए, पता ही नहीं चला। बचपन से ही बड़ा बदमाश है हमारा भतीजा। कैसा लगा?
पहलवान है ना, और अभी हमारे साथ यहीं रहेगा और तुझे ही उसका ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? बोलो ना भौजी, रखोगी ना अपने साथ हमको? बोलो ना भौजी, रखोगी ना अपने साथ? अरे भौजी बोलो ना। हम सबका ख्याल रखेंगे। क्यों भाई, क्या चल रहा है ये सब? बेटा, तुमने कहा था ना हमारी मदद के लिए किसी को बुला लेना, तो लो मैंने इसे बुला लिया। ठीक है, पर काम मन लगा कर करना पड़ेगा। भाई अभी तो 3-4 दिन तक घर पे रह के शरीर को आराम दूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है। तू सुधरेगा नहीं। रेनू, तुम हमारा खाना कमरे में लगा दो, बहुत थक गए। दोस्तों, हम अक्सर ऐसे व्यक्तियों को अपनी जिंदगी से दूर रखते हैं जो या तो चरित्रहीन होते हैं या जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड्स होते हैं। लेकिन ज्योति ने अचानक से रतन को अपने घर पे बुला लिया था, और तो और वो उसे अपने साथ ही रखना चाहती थी। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी, या फिर ऐसा कौन सा काम था जो सिर्फ रतन कर सकता था? क्या ज्योति रतन के जरिए नीता के खिलाफ कोई आपराधिक वारदात करना चाहती थी? नीता कौन थी, और नीता की ज्योति से क्या दुश्मनी थी? क्या रतन के आने से रेनू की जिंदगी में उथल पुथल हो गई, या फिर कोई और गहरी साजिश जन्म लेने वाली थी? आइए देखते हैं। क्या बात है भौजी, हम तो ये देखने आए थे कि खुशबू किस बात का आ रही है, मगर हमको देखते ही आपका तो पैर ही फिसल गया। माँ जी वो अरे बुआ, ये भौजी ना एकदम से हड़बड़ा ही जाती है। बेटा, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बचपन से ही बहुत शरारती है। क्यों, कितनी मस्ती करता रहता है। हाँ, मना किया है। क्या बात है? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है, सिर्फ कामकाज की बातें हैं। सोच रहे हैं इस बार दुकान को थोड़ा बड़ा कर लें और नया कर लें। भगवान चाहेगा और आपकी मेहनत रहेगी तो ज़रूर होगा। वो आपका भाई रतन थोड़ा अजीब सा नहीं है? अजीब सा? कहीं उसने तुम्हें भी डराना और धमकाना शुरू तो नहीं कर दिया? हाँ? नहीं, वो आज हम किचन में काम कर रहे थे तो उसने... उसकी बात मत करो, वो बचपन से लेके सभी के साथ ऐसा ही करता है। आप समझ नहीं रहे, हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, उसकी बात छोड़ो और हमारी पसंद की बात करो। तुम यहाँ कैसे? हमारे बाथरूम में नल का पानी नहीं आ रहा है। बुआ ने कहा कि भैया के रूम में जाके नहा लो, वहाँ का पानी कभी खत्म नहीं होता है, तो आ गए। देखो अभी हम कपड़े चेंज कर रहे हैं, बाद में आ जाना। अरे तुझे प्रॉब्लम क्या है? हम अंदर दरवाजा बंद करके नहा लेते, आप कपड़े बदल लीजिए।
अरे रेनू, क्या बात है बेटा? तुम बहुत परेशान लग रही हो। माँ जी वो हम बाथरूम में नहा रहे थे और वो माँ ये रतन कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। वो तुम्हारे बाथरूम में है। वो हमारे बाथरूम में क्या कर रहा है? अरे वो क्या है ना, उसके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो मैंने उसको तुम्हारे बाथरूम में भेज दिया नहाने। बेटा रेनू, तुम जाके चाय बना लाओ, दोनों भाई साथ में बैठ के चाय पी लेंगे। जाओ। तू मेरी फिक्र मत कर, तू अपनी फिक्र कर। और हाँ, जो तूने चालाकी की है ना, देखना एक दिन भगवान की दया से सब तेरा धरा के धरा ही रह जाएगा। भगवान की तो तू बात ही मत कर। अगर वो तेरे साथ होते ना तो तेरी ये दुर्गति नहीं होती। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। देखना एक दिन चमत्कार जरूर होएगा। चमत्कार? मैं भी देखना चाहती हूँ ये चमत्कार कैसे होता है। रतन खाता पीता और घूमता ही रहेगा या जिस काम के लाए वो काम भी करेगा? अरे बुआ, आपका काम इतनी जल्दबाजी का नहीं है। थोड़ा सा भी पासा इधर का उधर पड़ा तो सीधे हाथ में हाथ कड़ी। थोड़ा सब्र करिए, हो जाएगा ना। क्यों? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि पहाड़ फोड़ दूंगा। और आज एक औरत को नहीं हिला पा रहा है तू। अरे बुआ, थोड़ा सब्र करिए, सब हो जाएगा। देखो, हमको ना घी खाने से मतलब है। अब वो घी को तुम टेढ़ी उंगली से निकालो या सीधी, कुछ भी करो, मगर ये काम हो जाना चाहिए और वो भी जल्दी, समझे ना? अरे हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। कौन है? बताओ हम कौन है? छोड़ो मुझे। देखो हम बता दे रहे हैं, दोबारा हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भौजी, क्या है इतना गुस्सा कर रही है? हमको तो बड़ा मजा आया, आपको भी तो आया होगा। अरे देवर भाभी में क्या चल रहा है? अच्छा रतन, तुम हमारे साथ आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा पेपर वेपर सब ठीक है ना? फोटोग्राफ्स ले लिए? हाँ माँ। और वो पेपर दूसरा वाला? आप लोग अचानक से कहाँ जा रहे हैं? बेटा कोर्ट कचहरी का मामला है, हम आकर बता देंगे। लेकिन हम यहाँ बाकी सब बातें हम रात को आके तुमको समझा देंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, रतन है ना, वो संभाल लेगा, ठीक है? माँ जी हम भी साथ चलते, थोड़ा बाहर घूम आएंगे। रेनू, हम लोग बड़ा काम निपटाने के लिए वहाँ जा रहे हैं और तुम यहाँ बच्चों जैसी बात कर रही हो। चलिए माँ। बेटा तुम अपना ख्याल रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। बेटा अपना ख्याल रखना। लगता है अजय कुछ भूल गया। क्या बात है भौजी, लग रहा है आप हमारा इंतजार कर रही थी। भौजी, हाँ बोल।
अरे नहीं नहीं, यहाँ सभी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। भौजी, अरे भौजी की बात ही क्या करना, भौजी तो देवी है देवी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, भौजी बहुत अच्छी है सच में। भौजी, भौजी बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ी मदद कर दो भौजी। भौजी बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द कर रहा है। भौजी तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए हल्दी दूध गर्म करके लाते हैं। भौजी, हमको दूध की जरूरत नहीं है, बाम लगा दो जरा। भौजी, आपके हाथों में जादू है क्या? हाथ लगाते ही दर्द फुर हो गया। भौजी, सर में भी चोट लगी है। छोड़ो हमें। क्या करो रतन तुम? भौजी आई लव यू। रतन तुम पागल हो चुके हो। हमको पता है भौजी कि आपको प्यार करना बड़ा पसंद है, तो सारी रात खिड़की से आपको रजय भैया को देख रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसी गंदी हरकत करते हुए। भौजी, इस समय हम दोनों घर में बिल्कुल अकेले हैं, और अगर हम चाहे ना तो खुरच खुरच के पूरा गुस्सा उतार दें। चिल्लाती रह जाओगी लेकिन बाहर आवाज नहीं जाएगी। तुम क्या समझते हो कि जोर जबरदस्ती से हमसे कुछ भी करा लोगे तुम? भौजी, हम वो शिकारी हैं जिसका शिकार खुद ब खुद चल के उसके पास आता है, और तुम भी आओगी। आने दो माँ जी को, हम इस बार तुम्हारे बारे में सब कुछ उनको सच्चाई बता देंगे। नहीं भौजी, भौजी ऐसा बिल्कुल मत करना। भौजी हाथ जोड़ते तुम्हारे सामने, पैर पकड़ते भौजी तुम्हारे। ऐसे बोलेंगे ऐसा सोच रही थी क्या? अरे भौजी, तुम क्या बताओगी? हम बता देंगे बुआ को कि तुम्हारी बहू तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करना चाहती है, और जबरदस्ती करने की हमारी आदत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यकीन ना हो ना तो उनसे पूछ लेना, ये सब उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। मुझे इसी काम के लिए बुलाया गया। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर हम झूठे हुए तो सब जूते मार देना, समझी? अब आप ही बताइए माँ जी कि सच क्या है? हाँ, ये सच है। पर क्यों? किस लिए माँ जी? क्योंकि अजय बाप नहीं बन सकता। नहीं माँ जी, अजय बिल्कुल नॉर्मल है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, अजय भले ही नॉर्मल इंसान है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि उसमें कुछ कमियां हैं जो तुझे कभी माँ नहीं बना सकता बेटा। पर माँ जी हम ऐसे ही खुश हैं, पर हमें ये सब नहीं करना है। तुम्हें ये सब करना होगा। लाखों की प्रॉपर्टी है हमारी। अजय के पिताजी ने 2 शादियां करी थी, एक हमसे और एक उस वो नीता से। उसकी बातों में आके उन्होंने एक वसीयत लिख डाली जिसमें ऐसा लिखा था कि अगर अजय का बेटा नहीं हुआ तो ये सारी प्रॉपर्टी नीता के बेटे के नाम हो जाएगी। और ये बात मैं मरने के बाद भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। पर माँ जी हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना? नहीं बेटा, ये बात नीता को पता चल जाएगी। तुम्हारे और रतन से जो बच्चा होगा वो अजय का बेटा कहलाएगा, हमारा वारिस। इसलिए बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जब तक ये बच्चा तुम्हारे कोख में नहीं आ जाता तब तक बर्दाश्त कर ले बेटा। इसके आगे हम तुम्हें कभी ऐसा करने को नहीं कहेंगे बेटा। नहीं माँ जी, हमें ऐसे माँ ने बिल्कुल नहीं बनना। हम अजय को सब कुछ आगे सच बता देते कि आप लोग हमसे क्या चाहते हैं। अजय वो माँ जी चाहती है कि मैं उस रतन से मैं। रीनू, बात क्या है? मुझे वो रतन बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मुझे हर जगह छूने की कोशिश करता है। अजय निकाल के बाहर कर दो उस कमीने को, और माँ जी को समझाओ कि हम अपनी कमाई से खुश हैं, नहीं चाहिए हमें किसी की प्रॉपर्टी। अजय तुम चलकर अभी माँ जी से बात करो। मुझे वो रतन इस घर में बिल्कुल नहीं चाहिए। अजय तुम माँ जी से चलकर अभी बात करो। चलो मेरे साथ। माँ देखो ये रीनू क्या कह रही है। ये कह रही है कि इसे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अरे मैं पूछता हूं क्यों नहीं चाहिए प्रॉपर्टी? अरे लाखों की नहीं करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। अगर अपनी उस राशन की दुकान में सारी उम्र खटते भी रहे ना तो भी उसका आधा नहीं बना पाएंगे हम लोग। मतलब? माँ ने हमसे पूछने के बाद ये फैसला किया है। आप लोग हमसे बिना पूछे ऐसा कैसे कर सकते हैं? इज्जत भी हमारी, शरीर भी हमारा, कोख भी हमारी, और फैसला आप लोग कैसे ले सकते हैं? क्योंकि शादी करते समय ना ही हमने तुमसे कुछ दहेज मांगा था और ना ही कुछ शर्तें रखी थी। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में लाई थी मैं तुम्हें यहाँ पर। दहेज ना लेके हमें खरीद लिया। हम जा रहे हैं पुलिस में और आप लोग की सारी सच्चाई बता देते। रेनू 1 मिनट, जरा ये तो सोचो, अगर तुमने ऐसा किया तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर ये सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने हाँ कह दी तो तुम बहुत खुश रहोगी। हम वादा करते हैं कि ये बात हम चारों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर तुमने हाँ कह दी तो हम तुझे रानी की तरह रखेंगे। हमारे मरने के बाद ये सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। सिर्फ एक बार हाँ कह दो बेटा। हम जा रहे हैं यहाँ से, नहीं रहना हमें आप लोगों के साथ। हम अपने घर जा रहे हैं। कहाँ जाएगी? अपने मैके, अपने भाई के पास? रुको, मैं ही उसे फोन लगा देती हूँ। हेलो, ले अपने भाई से बात कर ले। हेलो भैया, ये माँ जी क्या कह रही है? माँ जी चाहती कि मैं उस रतन के साथ। भैया आप कुछ भी करो,
हमें इस घर में नहीं रहना, हम आपके पास आना चाहते हैं। देखो रेनू, मैंने सारी बातें सुनी, मुझे लगता है तुम्हें उनकी बात मान लेना चाहिए। भैया आप ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ? हम आप पास आना चाहते हैं बस, और हमें कुछ भी नहीं सुनना है। फोन दीजिए। देखो रेनू, हमसे जितना हो सका उतने में हमने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करवाई, और जो कुछ बचा कुचा था उसे तुम्हारे शादी में लगा दिया। अब हमारे भी बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा? पर भाभी आप। अच्छा यही है कि तुम वहाँ ही रहो, उनकी बनी रहो, यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। हम कहीं भी चले जाएंगे, पर मुझे ये सब बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, हर औरत का सबसे बड़ा सुख मां बनना होता है, लेकिन अगर किसी औरत के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर उसे मां बनने पर मजबूर किया जाए तो उस औरत के लिए उससे बड़ी मानसिक और शारीरिक पीड़ा नहीं हो सकती। दोस्तों, किसी भी औरत का सबसे सुरक्षित स्थान उसका घर होता है, और सबसे बड़ा रक्षक उसका पति होता है। लेकिन रेनू अपने ही घर में असुरक्षित थी, क्योंकि उसका पति उसे एक घिनौनी दलदल में धकेलने के लिए तैयार था। रेनू के सामने सारे राज खुल चुके थे, लेकिन जो डरावना सच उसके सामने आया, उस सच को सुनकर किसी भी औरत की रूह तक कांप जाएगी। रेनू के साथ अब तक जो हुआ था वो तो केवल शुरुआत थी। साजिशों का दौर तो अभी बाकी था। उसके साथ जो अमानवीय घटना होने वाली थी उसे कोई भी औरत सहन नहीं कर सकती थी। आइए देखते हैं क्या हुआ रेनू के साथ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि कर्पूरगम।
माँ जी ये रतन है ना? हमारा पुण्य विवाह तो अजय के साथ हुआ था। नहीं बेटा, तुम्हारा पुण्य विवाह रतन के साथ ही हुआ है। नहीं, हम नहीं मानते ये सब। समझने की कोशिश करो बेटा। अगर तुम्हारे साथ जबरदस्ती संबंध बढ़ाना होता तो ये शादी, ये सुहागरात, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मगर हम लोग ने ये सब इसलिए किया ताकि अजय का ग्रह दोष ठीक हो जाए। नहीं, आपने हमें धोखा दिया है। हम नहीं मानते इन सब चीजों को। हम जा रहे हैं। करना तो पड़ेगा तुझे, वरना हमें वारिस कैसे मिलेगा? और ये सब करके तो हम आपकी और अजय भाई की मदद करके इसी पुण्य कमा रहे हैं। बस चले जाओ यहाँ से। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। कैसी बात कर रही हो बहू? तुम्हारी शादी हुई है इससे, और शादी के बाद तुम कैसे मना कर सकती हो? माँ जी प्लीज हम पे रहम कीजिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए माँ जी। बेटा, ये हर एक औरत का धर्म होता है। हम कोई धर्म नहीं मानते, हमें ये सब नहीं करना। हमें जाने दीजिए माँ जी, यहाँ से हमें जाने दीजिए। इस तरह कोई अपना घर परिवार छोड़ के जाता है क्या? हमें अब कोई घर परिवार नहीं चाहिए, हमें जाने दीजिए माँ जी। कितना किया, कितना समझाया, सिर्फ इसलिए कि तुम इस काम के लिए राजी हो जाओ और हमें दिक्कत ना हो। लेकिन अब जबरदस्ती तो जबरदस्ती सही, हमें तो वारिस चाहिए। हम उस कमीनी नीता के सामने एक वारिस के लिए नहीं झुकेंगे। बेटा, अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो। इसे माँ बनना ही पड़ेगा। भगवान इसे सद्बुद्धि दे। माँ जी चुप रहते कि हमें इसी काम के लिए बुलाया गया है। अगर उसी दिन हमारी बात मान गई होती तो कितनी सुखी होती आज। चले जाओ यहाँ से। बुआ और अजय भी सच को जानकर जिंदगी भर चुप रहते। रेनू के साथ तब तक लगातार बलात्कार किया जाता रहा जब तक कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो गई। उसके बाद रतन वापस चला गया। देखो रेनू, जो कुछ भी हुआ वो हम सबकी मजबूरी थी, लेकिन अब तुम माँ बनने वाली हो और हमें चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें कहीं नहीं जाना है। ठीक है, मत जाओ, फिर डॉक्टर यहाँ खुद आ जाएंगे। और हाँ, अगर बच्चे को कुछ हुआ ना तो तुम्हें वैसे ही दोबारा माँ बनना पड़ेगा, समझी? आपको अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जी डॉक्टर। क्या बात है, तुम माँ बनने वाली हो? खुश नहीं लग रही हो। हमें माँ नहीं बनना है। मगर क्यों? देखो, तुम मुझे कुछ बताओगी ना तो मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। हमारे साथ बहुत गलत पड़ा। और ये बच्चा भी इसका ही। हमें इस बच्चे से नफरत है। आप इसे मार दीजिए और हमेशा के लिए बीमार बना दीजिए डॉक्टर। नहीं चाहिए हमें बच्चा। सजा तो उन कसूर वालों को मिलनी चाहिए। तुम्हारा और इस बच्चे का क्या कसूर इसमें? देखो, तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इस घर से निकलने के बाद तुम अपने दम पर अपनी जिंदगी जी सकती हो अगर तुम चाहो तो। मगर पुलिस वालों के आने के बाद अपनी बात पर कायम रहना है और सब सच सच बता देना है। डंडा पड़ेगा ना तो तुम लोग सब कुछ बता दोगे।
और हम सुनेंगे। डॉक्टर साहब, रेनू कहाँ है? आइए उसके कमरे में मैं ले चलती हूँ आपको। आप लोग इनका ध्यान रखिए। लेकिन सर, दोस्तों, हमारे देश ने हर औरत को कानूनन यह अधिकार दिया है कि उसे मां बनना है या नहीं बनना है, इसका आखिरी फैसला वो खुद ले सके। लेकिन ज्योति, अजय और रतन ने वारिस की चाह में रेनू से न केवल उसका यह अधिकार छीना, बल्कि जुल्मों सितम की हदों को पार कर दिया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो रेनू की तरह ही हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जो मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार हैं। लेकिन ऐसी बहुत कम औरतें उनमें से जिन तक मदद पहुंच पाती है। अपने ही घर में कई मानसिक और शारीरिक कष्ट झेल रही रेनू अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी, लेकिन जब उसे डॉक्टर का सहारा मिला तो उसकी जिंदगी में नई उम्मीद जाग गई। उसने हिम्मत दिखाई और पुलिस और अदालत के सामने सब कुछ सच सच बयां कर दिया। पुलिस ने जांच की और रेनू के सारे आरोप सही साबित हुए। अदालत ने रेनू के पति अजय, रतन, उसकी सास ज्योति, इन्हें भारतीय संविधान की धारा 376 के तहत बलात्कार के आरोप में 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। ये लोग आज भी जेल में सड़ रहे हैं। डॉक्टर ने एनजीओ की मदद से रेनू को वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम कर दिया। दोस्तों, आज रेनू अपने बेटे के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। वादा करता हूं कि अगले हफ्ते फिर एक दिल दहलाने वाली कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, अगर क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा, बिकॉज इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी।